सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। प्रियांशु यादव हैं, प्रिंस यादव, निशा राठौर, बहुत अच्छे, छवि हैं, बॉबी हैं, श्वेता हैं, दीप्ति हैं, निशा हैं, हरीश हैं। जल्दी से जुड़ो एक बार भाई। गोलू गुप्ता हैं, अंजलि हैं, दीपक शोरेन हैं, आराधना रावत हैं, आंचल चौधरी हैं, शिवांगी हैं, पूजा चहर हैं, कुमारी नेहा हैं, सागर कुमार हैं। लड़की लड़की ज्यादा है बेटा आज तो, क्या मामला है? लड़के कहाँ गायब वो सारे के सारे कबूतर। कैलाश चौधरी, नितिन यादव, राहुल, गोलू चंद्रा, अक्षय यादव, विनय कुमार, नीरज कुमार, बहुत बढ़िया। मनीषा, मनीषा सिंह हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। हर्ष हैं, गौरव हैं, दीप्ति सिंधु हैं, नीलेश मेहता है, मेहरा, नीलेश मेहरा, बढ़िया भाई। ई क्या बन गया इधर? ई किसने बना दिया भाई? चलो कोई नहीं। तो आज का टॉपिक है बेटा टैक्स सिस्टम। टैक्स बिल्कुल तो बेटा कर 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 की क्या प्रणाली है, कर कैसे कैसे लगते हैं, कर क्या बीमारी है। तो बेटा कर प्रणाली को जानना है। कर प्रणाली देखो, पहले बेटा राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा। और राजा महाराजा अपना साम्राज्य चलाने के लिए कर लगाते थे। जैसे कि राहुल सर हैं आपके, मैथ में कर पढ़ाते हैं तुम्हें कि इतने % का कर लग गया है। ठीक है ना भाई? तो बच्चे टैक्स मतलब कर। कर क्या है? कर एक प्रकार का, कह लो कि एक प्रकार का शुल्क है, एक प्रकार की फीस है। पहले राजा महाराजा आपने जजिया, जकात, खुम्स, ये वाला कर, वो वाला कर, उत्पादन का इतना देना है। तो ये क्या है? साम्राज्य चलाना है एक राजा को। तो उसके पास बच्चे कोष होना चाहिए, फंड होना चाहिए। और फंड कैसे जुटाएगा राजा? टैक्स लगा के, कर लगाकर। तो कर का प्रचलन तो बेटा ऐतिहासिक प्राचीन रहा है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर कर का प्रचलन ऐतिहासिक और प्राचीन रहा है, तो मेरे दोस्त एक चीज और आपको जो समझनी है दूसरी, वो ये है कि भाई आज के समय में भी तो राजा है। राजा कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है ना भाई? मंत्री हैं आपके। इन्हें भी तो बेटा देश को चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। और टैक्स की पूर्ति वो आप पर शुल्क लगाकर करते हैं। पैसे की पूर्ति, पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है ना भाई? तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर मैं कर प्रणाली की बात करूं तो कर पहले टैक्स होता क्या है, टैक्स क्या समस्या है। ठीक है ना भाई? टैक्स यानी कि बेटा कर। कर क्या है? तो सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य शुल्क। यानी कि अनिवार्य कैसा बेटा? जो कंपलसरी है देना। अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, सरकार ने लगा दिया आपके ऊपर इनकम टैक्स, तो बेटा आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं दे रहा। जैसे मम्मी ने कह दी चल रही बर्तन साफ कर दे, मैं ना कर रही, तो बेटा टैक्स लग गया ना। तो टैक्स के दायरे में अगर आप आते हो तो आपको टैक्स देना अनिवार्य होगा। ठीक है ना? तो सरकार द्वारा जनता पर, वस्तुओं पर लगने वाला अनिवार्य शुल्क, इनकम पर लगने वाला, अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं। देश में आप में से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो टैक्स ना देता हो। ठीक है ना भाई? तो आप अगर बेटा एक साबुन भी खरीदते हो तो उस पे भी जीएसटी लगती है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे? यानी कि हर व्यक्ति जो देश में रहता है वो किसी ना किसी प्रकार के कर का भुगतान तो करता ही है। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे करके बात समझना है। देखो श्वेता, लक्ष्मी, वैशाली शर्मा कैसे हंस रही हैं गुड़िया। बढ़िया बेटा, हंसो ऐसे ही। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? टैक्स क्या होता है? सरकार द्वारा, सरकार द्वारा लगाए जाने वाला, लगाए जाने वाला, जाने वाला अनिवार्य शुल्क है। ठीक है ना भाई? अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब बेटा देना ही पड़ेगा। ऐसा ना है कि ये कह दो नहीं तो कारावास वारावास का भी प्रावधान है। अनिवार्य शुल्क है। अगर आप उसमें आते हो, किसमें? टैक्स के दायरे में, तो भैया टैक्स दोगे। बात क्लियर है? चलो भाई, गजब बेटा। ठीक है ना? तो यहां बात समझनी है ऐसा करके। ठीक है ना? ये जो टैक्स है बेटा किसी व्यक्ति की इनकम पर, ये आय पर लग सकता है, किसी व्यक्ति की आय पर लग सकता है। व्यक्ति की आय हो गई, किसी आदमी की आय, किसी कंपनी की आय, किसी वस्तु पर लग सकता है। ठीक है ना? किसी सेवा पर लग सकता है, किसी सर्विस पर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, सर्विस दे रहा हूं, तो हम भी 18% जीएसटी पे करते हैं।
बात समझ में आ रही है ना? हमें भी जीएसटी देना पड़ता है बच्चे। तो ये क्या है? सर्विस टैक्स, सेवा टैक्स, सेवा करने का टैक्स। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से समझना है। तो टैक्स यहां यहां लग सकता है, इनकम पर लग जाएगा, किसी कंपनी की, किसी व्यक्ति की गिफ्ट मिल रहा है आपको, वो भी इनकम ही है एक तरीके से, तो वहां भी टैक्स लगता है। अगर मैं बात करूं बच्चे टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स के प्रकार कौन कौन से हैं, तो बेटा दो प्रकार के टैक्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझना है अब। टाइप्स ऑफ टैक्स, करों के प्रकार। एक तो होते हैं मेरे दोस्त डायरेक्ट टैक्स, जो मतलब डायरेक्ट लगते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है मेरे साथी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आप में से जो बच्चे पैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बच्चे एक मैराथन लेके आ रहा हूं इकोनॉमिक्स की कल, ठीक है ना? तो जो बच्चे पैट की तैयारी कर रहे हैं वो मैराथन देख सकते हैं। सिर्फ अगर एक मैराथन से ही आपको पैट का इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि 5 नंबर की आती है इकोनॉमिक्स पैट में, तो उनके लिए बड़ी फायदेदायक होगी, ठीक है ना भाई? ब्लैक मनी पर ना लगे बेटा। ब्लैक मनी का ही मतलब ये होता है कि आप वो पैसा, आपका वो पैसा जो आप जिस पर टैक्स पे नहीं कर रहे हो, उसे ही ब्लैक मनी कहा जाता है। ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं है कि वो काले रंग की मनी है बेटा। ब्लैक मनी का मतलब है कि ऐसा पैसा, ऐसा धन जिस पर आपने टैक्स पे नहीं किया है, कर नहीं दिया है। बात क्लियर है? चलो भाई, विशाल कुमार, मनोज गुरुजी क्लास नहीं चल रही है बेटा, चल तो रही है, कमेंट कैसे आ रहा है फिर तेरा मेरे पास, ठीक है ना? तो भैया डायरेक्ट वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं बच्चे प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो भैया ये है प्रत्यक्ष, और ये है भैया अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात करूं, जिस पे लगे बेटा वही पे करे, ठीक है ना भाई? तो ध्यान रखना है बच्चे, प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर बच्चे, जिस पर लगता है वही उसे अदा करता है। सीधी बात ये समझनी है, यानी कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि कर का जिस पर भार है, ठीक है ना भाई, वही उस कर को अदा भी करता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज छोटी सी समझ लेनी है आपको। तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि बेटा देखो, जिस पर कर का भार है, ये कोई व्यक्ति है, संस्था है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिसके ऊपर कर का भार है। इंपैक्ट ऑफ टैक्स यानी कि कर का भार जिसके ऊपर है बेटा, अदा, अदा मतलब वो अदाकारी नहीं, यानी कि बच्चे पे भी वही कर रहा है, मतलब यानी कि कर का भार भी एक स्थान पर हो बच्चे। और बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है सर जी, मैं पैट बलिया, चलो कोई बात ना, जो भी पैट वाले हैं वो बच्चे ले लेना। तो ये क्या है बच्चे आपका, ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। यानी कि प्रत्यक्ष कर कैसे कर होते हैं बेटा? प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिस पर लगता है वही पे करता है। बात समझ में आ रहा है ना? दूसरा होता है बच्चे अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब सीधा सा ये है कि कर का जो इंपैक्ट है, कर का जो भार है, यानी कि बेटा इंपैक्ट ऑफ टैक्स, कर का भार किसी और पे है और बेटा उसे अदा कोई और कर रहा है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिसे कहा जाता है। तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स कहीं और है, यानी कि कोई अलग अलग जगह टैक्स लग रहा है और अदा कोई और कर रहा है। तो भैया भार अलग है और अदा करने का काम, इंसिडेंस करने का काम किसी और का है, अदा कर रहा है, ठीक है ना भाई? तो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। बात क्लियर है? चलो भाई, ये कह रहा है सेंटर गवर्नमेंट प्रत्यक्ष कर, स्टेट गवर्नमेंट अप्रत्यक्ष कर। ये क्या बात हुई गुड़िया? यहाँ सरकार थोड़ी ना है, यहाँ कर की बात कर रहे हैं। देखो भाई, सीधा सा एक मतलब और समझना है। अगर किसी इनकम पर जो प्रत्यक्ष कर होते हैं बेटा, वो किस पर लगते हैं? इनकम पर। इनकम मतलब बच्चे आय पर लगते हैं, आय पर, ठीक है ना भाई? ये जो बच्चे आय पर लगते हैं कर, जहां भी आपको 4 ऑप्शन दे और आपको लगे कि ये तो जी इनकम का मामला है, आय का मामला है, तो बच्चे वो तो हो गए सारे डायरेक्ट टैक्स। चाहे किसी कंपनी की इनकम हो, व्यक्ति की इनकम हो, उपहार मिल रहा हो, संपत्ति की बात हो, तो ये सारे टैक्स जो होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं? इनकम टैक्स होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत बढ़िया। बात क्लियर है बच्चे?
बेटा मैंने कहा आपसे, अगर मेरी आय हो रही है, मैं पैसे कमा रहा हूं और मेरी आय 5 लाख से ज्यादा है, तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक तो इनकम पर लगते हैं, पहली बात ये समझिए आपने। दूसरी चीज, अगर इनकम मेरी हो रही है, मेरे पे टैक्स लग रहा है, मेरी इनकम पर लग रहा है, तो इनकम टैक्स पे करने का काम भी किसका होगा? मेरा होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब कहने का मतलब क्या है, लग तो किसी वस्तु पर रहा है टैक्स, लेकिन अब देखो किसी वस्तु या सेवा पर जो टैक्स लगता है ना, यानी कि कहने का मतलब किसी वस्तु या सेवा पर टैक्स लगा, यानी कि साबुन पर टैक्स लगा, लगा तो साबुन पर, किसी वस्तु पर, लेकिन साबुन खरीदने कौन गए? आप गए। कंज्यूमर कौन हो? भोक्ता कौन हो? आप। भुगतान किसने किया? आपने भुगतान किया। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से। चलो, जैसे कि भाई बात मैं करूं, पहले सर्विस टैक्स लगता था, सेवा टैक्स। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो रेस्टोरेंट वाला आपसे टैक्स ले लेगा, लेकिन भुगतान कौन करेगा? उस टैक्स का रेस्टोरेंट वाला कर रहा है, आपकी जेब से टैक्स ले लिया है। ठीक है ना भाई? तो सर्विस टैक्स लग आप पर रहा है, सेवा पर लग रहा है, लेकिन भुगतान बेटा आप कर रहे हो, पे वो कर रहा है रेस्टोरेंट मालिक। बात क्लियर है? तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना भाई? 5 से कम हो तो बेटा, 5 से कम हो तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। बात समझ में आई? 5 से कम पे एंजॉय करो, कोई सरकार टैक्स नहीं लेगी। 5 लाख तक की इनकम को टैक्स मुक्त रखा गया है। बात समझ में आ रही है? तो जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं बेटा, ये अधिकांशतः किस पे लगते हैं? ये किसी वस्तु या सेवा पर लगते हैं। वस्तु या सेवा पर, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, वस्तु और सेवा पर लगते हैं। बात समझ में आ रही है? ये इनकम टैक्स जो है बेटा आपका, इनकम टैक्स या कोई भी इनकम से जुड़ा हुआ टैक्स होगा, वो कहां लगेगा? यहां लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलो भाई, एक कह रहे हैं मनीष, चाकू तरबूजे पे गिरा या तरबूजा चाकू पे, एक ही बात है। बेटा यहां आंचल चौधरी क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो मतलब डायरेक्ट टैक्स है, पूछ लेगा कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताए दे रहा हूं कि भैया कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं और कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं। तो पहले बेटा डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं, जो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना भाई? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, एक एग्जाम्पल सबसे तगड़ा हो जाता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को बोलते हैं बेटा आयकर। आयकर, ठीक है ना भाई? आयकर, आयकर को कहा जाता है बेटा इनकम टैक्स। तो आयकर कैसा कर है? तो बेटा ये एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की इनकम पर लगता है। तो इनकम टैक्स कहां लगता है बेटा? किसी व्यक्ति की आय पर, किसी व्यक्ति की आय पर, किसी आदमी की आय हो रही हो इनकम। ठीक है ना भाई? तो लगेगा इनकम टैक्स। आयकर अधिनियम कब आया था? आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स का अधिनियम, कानून कब आया था? 1961 में, 1961 में आया था आयकर अधिनियम। पूछा गया एग्जाम में। ये कैसा टैक्स है बेटा इनकम टैक्स? तो बेटा ये डायरेक्ट है, एक तो प्रत्यक्ष है। यहां थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना है, इससे पूछ लेता है। तो भैया एक तो ध्यान रखना है, इनकम टैक्स कैसा है? डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है, जिस पे लग रहा है उसे ही देना है। साथ के साथ डायरेक्ट के साथ साथ बच्चे ये प्रोग्रेसिव भी है। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव को कहा जाता है बेटा प्रगतिशील। प्रगतिशील कहा जाता है, प्रगतिशील है। ठीक है ना? प्रत्यक्ष के साथ साथ मेरे दोस्त ये प्रगतिशील भी है, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स है। बात क्लियर है? चलो, तो अगर मैं बात करूं मेरे मित्र आपसे कि डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव है, तो भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ऐसे ऐसे टैक्स प्रगति करेगा, टैक्स भी बढ़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं बच्चे आपसे, अगर आपकी इनकम 5 लाख से अगर कम है, 5 लाख से कम है, तो इनकम टैक्स है बेटा नील। नील का मतलब जीरो, कोई इनकम नहीं देनी। अगर आपकी आय बच्चे 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक है, तो आप पर लगता है बेटा 10% का इनकम टैक्स। कुल इनकम का 10% आपको सरकार को देना पड़ेगा, जितनी भी इनकम होगी सालाना। ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख तक है, तो इनकम टैक्स लगता है बच्चे
15%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की दर भी बढ़ जाएगी। इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रगतिशील। अगर आपकी इनकम 10 से 12.5 रुपए तक है तो लगता है बेटा 20% का टैक्स, यानी कि 20% का इनकम टैक्स। बात समझ में आ रहा है? यदि आपकी इनकम मेरे दोस्त 12.5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में है तो लगता है ये इनकम टैक्स स्लैब है। मतलब 12.5 से 15 के बीच में है तो आप पर लगता है बच्चे जो टैक्स लगता है वो लगता है 25%। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, ज्यादा अधिक है 15 लाख रुपए से, तो बेटा लगता है 30% टैक्स। अधिकतम टैक्स बेटा 30% है। आपने देखा कि टैक्स की दर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किसके साथ वृद्धि हो रही है? इनकम के साथ वृद्धि हो रही है। यहां आय में वृद्धि हो रही है। तो आय में वृद्धि के साथ जो टैक्स बढ़ते हैं उन्हें प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, प्रगतिशील कहा जाता है। बात क्लियर है ना बेटा? बहुत बढ़िया भैया। इनकम ईयरली होती है हर्ष वालिया। साल में अगर 5 लाख रुपया कमा रहे हो या इससे ऊपर कमा रहे हो तो टैक्स के दायरे में आओगे। 5 लाख से कम कमा रहे हो बेटा, महीने के नहीं होते भाई, साल के होते हैं यार। सारे टैक्स सालाना लगते हैं, ठीक है ना? तो सालाना कैलकुलेट होती है इनकम। आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे, दूसरा है आपका निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। दूसरा वाला निगम कर। निगम कोई लड़का नहीं है, कहीं सोचो निगम कर बता दिया क्या। म्युनिसिपलिटी टैक्स भी बोलते हैं जिसे, या फिर कॉरपोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स कहां लगता है बेटा? किसी कंपनी की आय पर। कोई संस्था अगर इनकम कर रही है, किसी कंपनी की आय पर लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो 4 ऑप्शन देगा आपको, एक दे देगा अलग, पूछेगा कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो किसी कंपनी की आय पर। अगर मैं बात करूं बच्चे, एक लगता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। उपहार कर, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, किसी से गिफ्ट ले रहे हो बेटा, तो उपहार कर देना पड़ता है। उपहार कर लगता किस पे बेटा? जो मतलब उपहार लेता है उसे पे करना पड़ता है, ठीक है ना भाई? तो कहने का मतलब अगर आपके सगे संबंधी जो ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होते हैं बेटा, उनसे अलग अगर उपहार की प्राप्ति होती है तो फिर टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं बच्चे, उपहार कर गिफ्ट पर लगता है। अब आप कहो गुरुजी मैंने तो इस वैलेंटाइन डे अपनी वाली को चॉकलेट दी थी, तो उस पे बेटा वो वस्तु है एक, तो उस पे वस्तु वाला लगेगा। और अगर बेटा कोई भी सामान, अगर कोई भी यानी कि उपहार, कोई भी गिफ्ट अगर 50,000 से ज्यादा है, ठीक है ना भाई? अरे बेटा क्या बताया राकेश, बेटा थोड़ी बहुत बुद्धि भी लगाया करो। जब मैं डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बता रहा हूं तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है ना? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, संपत्ति पे लगने वाला कर, प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ बेटा बताएंगे हर्ष वालिया, थोड़ा शांति रख बेटा, ठीक है ना? तो अगर गिफ्ट बेटा 50,000 से ज्यादा का है तो फिर टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं कि किसी को रोज दे दिया तुमने, चॉकलेट दे दी, पानी की बोतल दे दी गिफ्ट में, तो बेटा उन पे भी, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, 50 के से ज्यादा। स्टॉप कर दीजिए स्ट्रीम पहले। बच्चे अब क्लास चल रही है, देखना एक बार। बेटा इंटरनेट गायब हो गया बीच में, टेक्निकल चीजें कई बार खिसक जाती हैं इधर उधर। क्लास रुक गई है, अब चल रही है ना? बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, आ गई ना आवाज? एक बार कमेंट दिखाओ बालकों के। उपहार कर बेटा गिफ्ट टैक्स। मैं बात करूं आपसे वेल्थ टैक्स, ठीक है ना? वेल्थ मतलब संपत्ति, जो आपकी संपत्ति है, संपत्ति पे जो कर लगता है बेटा, तो ये संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स। संपत्ति कर कैसा है बच्चे आपका? संपत्ति कर बोलो, धन कर बोलो बच्चे, धन कर, ठीक है ना? धन कर या संपत्ति कर, संपत्ति कर, ठीक है ना भाई? संपत्ति कर बेटा। बहुत बढ़िया।
अब क्लास ठीक चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चे, इंटरनेट की समस्या थी। तो ये थे आपके डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल इनमें से ही पूछे जाते हैं। अब देखो कैसे देगा आपको, आपको चार ऑप्शन देगा। प्रश्न कैसे पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा। पूछेगा कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ए ऑप्शन दे दिया बच्चे आयकर, इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है ना भाई, आयकर। बी ऑप्शन दे दिया बच्चे आपका दे दिया बी ऑप्शन निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। आपको सी ऑप्शन दे दिया बच्चे, सी ऑप्शन दे दिया मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन। आप फिल्म देखने जाते हो ना बेटा, मनोरंजन करते हो। और डी ऑप्शन दे दिया बच्चे आपको, डी ऑप्शन दे दिया गिफ्ट टैक्स, यानी कि उपहार कर। और पूछ लिया आपसे कि कौन सा इनमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलो भाई, कर दी सर ने, भाई मौज क्या कर दी भाई। चलो बताओ बच्चे, तो बात क्लियर हो रही है ना। ये इनमें से बच्चे मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स आय पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी की आय पर, उपहार कर मतलब ये भी आय है आपकी, मनोरंजन कर रहे हो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है। बात समझ में आ रही है ना। तो मनोरंजन जो है बच्चे आपका वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। बात क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा इनडायरेक्ट टैक्स की। तो किसी वस्तु या सेवा पर लगते हैं। तो कुछ टैक्स मैं आपको बताऊंगा, दुनिया भर के हैं बेटा, तो दुनिया भर के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ना ही इतना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जीएसटी आ गया है तो अब जीएसटी पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष करों की। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब बेटा अप्रत्यक्ष कर में सीधी सी बात आपको ये जाननी है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, वो किसी वस्तु और सेवा पर लगते हैं। देखो किसी वस्तु का क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन। तो पहले जब किसी वस्तु का उत्पादन होता था, उत्पादन बिंदु पर जहां कोई वस्तु बनती थी वहां पर अलग टैक्स लगता था। जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी का उद्देश्य है करों को एकीकृत करना। जो अलग अलग प्रकार के कर लग रहे हैं उन्हें समाप्त करके एक अकेला कर लेके आया गया। तो पहले उत्पादन बिंदु पर बच्चे जहां चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है वहां लगता था बच्चे उत्पाद शुल्क, जिसे कहा जाता था एक्साइज ड्यूटी। तो उत्पादन बिंदु पर जहां कोई वस्तु बन रही है कौन सा लगता था, उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क लगता था बच्चे। और उत्पाद शुल्क को क्या कहते थे, इसे कहते थे एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना भाई, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी कैसा कर हुआ करता था, अप्रत्यक्ष कर हुआ करता था। लग तो वहां रहा है जहां पर बन रही है वस्तु, भुगतान कौन करेगा बाद में, कस्टमर करेगा बेटा। तो लग कहीं और रहा है, उत्पादन पर रहा है, कस्टमर से भुगतान कराया जा रहा है। तो उत्पाद शुल्क बच्चे जीएसटी के आने के बाद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के आने के बाद क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। यानी कि अब ये टैक्स बेटा नहीं लगता है, अब क्या लगता है, जीएसटी लगता है। बात क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, जब कोई वस्तु बन गई तो बनने के बाद वस्तु कहां जाती है, वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाएगी या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगी बिकने के लिए। तो भैया दूसरा होता है प्रवेश बिंदु। प्रवेश बिंदु, किसी चीज की एंट्री हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, प्रवेश बिंदु, एंट्री पॉइंट पर बेटा प्रवेश कहां हो सकता है, या तो देश से देश में। अमेरिका से हमने क्या मंगाए, अमेरिका से मंगाए हमने बेटा आईफोन, ठीक है ना भाई। तो फिर बेटा किसी देश से देश में अगर एंट्री होती है तो वहां लगता है बच्चे सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को क्या बोलते हैं दोस्त, इसे कहा जाता है बच्चे, सीमा शुल्क को कहा जाता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना भाई, इसे कहा जाता है कस्टम ड्यूटी। तो भैया इसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना भाई, कस्टम ड्यूटी। तो भैया दूसरे देश से अगर कोई सामान मंगा रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जीएसटी के आने के बाद ये वाला खत्म नहीं हुआ है, ये अब भी लगता है, ठीक है ना भाई। तो कस्टम ड्यूटी जब किसी दूसरे देश से सामान मंगाया जाता है बेटा तब लगती है। बात क्लियर है। बहुत अच्छे।
बिल्कुल बेटा, देखो एग्जाम तक ही कोर्स होता है, और जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो ना बेटा, इसका भी हम पढ़ाते हैं, तो हमारा तो खैर है ही, इससे अलग भी इस एप्लीकेशन का भी सर्वर की कॉस्ट जाती है। आप समझ में आ रही है ना? तो जैसे आप हमें कोर्स का पैसा देते हो, तो उसमें से एक एक काफी सारा हिस्सा ऐप के डेवलपमेंट में चला जाता है, ऐप की कॉस्ट में चला जाता है। तो बहुत लंबे समय तक हम इस कोर्स को नहीं बनाए रख सकते, इसलिए ये कोर्स आपका एग्जाम तक आपके पास रहेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है ना अक्षय यादव जी? अब ऐसा ना है कि बेटा यहां पर यानी कि 5 साल के लिए इसे वैलिड कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो जब भी आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इसे हटा दिया जाएगा, तो ये प्रोसीजर रहता ही है। ठीक है ना भाई? तो देश से देश एक होता है बच्चे, एक होता है बेटा राज्य से राज्य में। ठीक है ना भाई? राज्य से राज्य में एक वस्तु एक राज्य में बनी, दूसरे राज्य में पहुंच गई, तो बेटा यहां कौन सा टैक्स लगता था बेटा? यानी कि अगर वस्तु राज्य से राज्य में जा रही है तो वहां लगता था सेंट्रल सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। तो एक वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बिकने को जा रही है तो वहां लगता था बच्चे केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। क्या ये अब लगता है? अब नहीं लगता है बेटा। ये अब कौन लगता है? फिर जीएसटी लगता है, जीएसटी। ठीक है ना? जीएसटी को आने के बाद इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? मैं लेट आया हूं बेटा, और थोड़ी सी लेट आना, फिर पता चल जाएगी कौन सा है। ठीक है ना? तो भैया यहां लगता था पहले राज्य से राज्य में जाने पर जीएसटी। अब देखो भाई, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है बेटा? प्रवेश हो गया वस्तु का। अब क्या होगा? वस्तु बिकेगी बच्चे, तो बिक्री के बिंदु पर, सेलिंग पॉइंट पर, बिक्री के समय, बिक्री बिक्री का मतलब बच्चे सेल्स पॉइंट पर, बिक्री बिंदु पर जहां कोई वस्तु बिकती है वहां कौन सा टैक्स लगता था बेटा? वहां लगता था वेट। वेट जिस राज्य में भी लग रही है उस राज्य की सरकार लगाएगी वेट। बात समझ में आ रहा है ना? वेट को कहा जाता था मूल्य वर्धित कर। ठीक है ना भाई? मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर। ठीक है ना भाई? मूल्य वर्धित कर, कर कब आया बेटा? ये देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 में। 1 अप्रैल 2005 में आया था ये, 2005 में। लेकिन यूपी में ये बेटा 2008 में लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना भाई? तो अलग अलग राज्य सरकार इसे लागू कर रही है। तो वैट जो होता था बच्चे, वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था इसे, अंग्रेजी में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। तो भैया जो इंपोर्टेंट टैक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट टैक्स हैं। तो वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। ठीक है ना भाई? मूल्य वर्धित कर बच्चे, जब से जीएसटी आया है, तो जीएसटी के आने के बाद इसका क्या हो गया है बच्चे? मामला खत्म हो गया है, ये अब समाप्त हो गया है। बात क्लियर है? ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया। बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी? बेटा राकेश कुमार, थोड़ा सा कमेंट करने की बजाय अगर शांति रखोगे, मैं सारी चीज नहीं पढ़ाऊंगा क्या? जीएसटी भी पढ़ाऊंगा, तो अभी क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, मूल्य वर्धित कर कहां लगता था? जहां कोई वस्तु बिक रही है, बिक्री बिंदु पर। जैसे कि पेट्रोल बिक रही है तो पेट्रोल पर अब भी वैट लगता है। तो कुछ चीजों पर जो जीएसटी के बाहर रखी गई हैं, उनमें से कुछ चीजों पर वैट लगता है। जैसे कि शराब हो गई आपकी, पेट्रोल डीजल हो गया, राज्य सरकार एलपीजी हो गई। ठीक है ना? एलपीजी गैस जो होती है बेटा, उस पर भी वैट लगता है। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब ये हटा दिए गए हैं। चलो भाई, बात क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है। एक लगता था बच्चे, अगर कोई सर्विस ले रहे हो, दे रहे हो बेटा, सर्विस, सेवाओं पर सेवा कर लगता था, सेवा कर, सेवा कर जिसे बोलते थे बेटा सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। तो भैया किसी सेवा पर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई सेवा दे रहा हूं बेटा, तो पहले तो बेटा सर्विस टैक्स देना पड़ता था। लेकिन बच्चे सर्विस टैक्स अब जीएसटी के आने के बाद समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है बच्चे। अब क्या देना पड़ता है? यानी कि अब देना पड़ता है बेटा जीएसटी। बात समझ में आ रही है?
तो अब जीएसटी आ गया है। हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी कि जो आरडब्ल्यू पे करता है बेटा, वो जीएसटी पे करता है। बात समझ में आ रही है? जीएसटी क्यों पे करता है? क्योंकि वस्तु और सेवा कर, वस्तुओं पर लगने वाले और सेवाओं पर लगने वाले कर को ही जीएसटी कहते हैं। तो अब आरडब्ल्यूए क्या पे करता है बेटा? 18% जीएसटी देना होता है आरडब्ल्यूए को, जो भी आप कोर्स परचेज करते हो उसका। तो मतलब कहने का, हम एक सेवा दे रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं, तो हम पर सर्विस टैक्स लगता है। बात क्लियर है? तो अब दो तरीके हैं सर्विस टैक्स के भी। हम चाहे तो कोर्स में ऐड करके भी, जो कोर्स का प्राइस होता है उसमें आपसे भी ले सकते हैं, क्योंकि सर्विस दे तो हम तुम्हें रहे हैं, लगना तो तुम पे चाहिए, लेकिन हम उसे स्वयं से वहन करते हैं। अब समझ में आ रही है ना? चलो भाई, पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगता बेटा? उसका कारण है, क्योंकि देखो जो जीएसटी है उसकी अधिकतम टैक्स स्लैब 28% है। ठीक है ना भाई? 28% से ज्यादा जीएसटी नहीं लग सकता है। जबकि शराब और पेट्रोल ये ऐसे पदार्थ हैं जिन पर सरकार का ज्यादा राजस्व आता है, ज्यादा पैसा आता है सरकार को। तो सरकार इन पर 40-45 ऐसा टैक्स लगा देती है, वैट। तो वैट तो कितना भी बढ़ा लो, लेकिन जीएसटी की टैक्स स्लैब ही 28 पर खत्म कर दी है, तो इसलिए उन्हें टैक्स के बाहर रखा गया, जीएसटी के बाहर रखा गया है। और बच्चे, वैट का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो राज्य सरकारों का है, राज्य सरकार लेती है वैट। तो बेटा राज्यों को इससे नुकसान हो रहा था, तो राज्यों ने कहा बेटा कि मतलब जिनसे हमारा सबसे ज्यादा फायदा होता है, जैसे शराब हो गई, पेट्रोल हो गई, पेट्रोल पर राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, तो राज्यों का नुकसान था। तो राज्य इस बात पर एग्री नहीं हुए कि पेट्रोल डीजल को या फिर आपका शराब को इसके जीएसटी के दायरे में रखा जाए। बात समझ में आ रही है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो अब रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हो तो बेटा जीएसटी देते हो, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले भी क्या दे रहे हैं? सर्विस, भोजन खवा रहे हैं तुम्हें बेटा, सेवा है। किसी होटल में रुकते हो बेटा, क्या पे करते हो? जीएसटी पे करते हो, क्योंकि सेवा है। तो जब भी आप सर्विस लेते हो कोई भी, तो आपको अब जीएसटी देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? चलो चलो भाई, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे यहां पर, तो यहां एक चीज आपको और भी समझनी है छोटी सी, कि बच्चे अब बात करेंगे जीएसटी। तो जीएसटी एक क्या है बच्चे? इंटीग्रेटेड टैक्स है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब से ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया है, वस्तु एवं सेवा कर आया है, सर्विस टैक्स आया है, तब से बेटा बहुत सारे कर खत्म हो गए। ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, एकीकृत, कई सारे करों को मिला के बनाया गया है। ठीक है ना? तो अलग अलग कर ना देने पड़े लोगों को, तो कर का भार कम होगा लोगों से। तो वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात क्लियर है? तो वस्तु एवं सेवा कर। एक कह रहा है एप्लीकेशन का टैक्स किसके पास जाता है? गौरव द्विवेदी। अबे भैया, यहां एक बात बताओ तुम मुझे यार, टैक्स किसके पास जाएंगे? कोई भी टैक्स है वो सरकार के पास जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कोई आता है यहाँ ऐसे घूमने, मतलब यूं कि ओहो टैक्स दे दो टैक्स। बेटा ऐसा नहीं होता है, टैक्स हमेशा गवर्नमेंट के पास जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। बेटा मानसी, तेरे प्रश्न ऐसे हैं कि जो तुझे नहीं करने चाहिए गुड़िया, तो या तो प्यार से मान जाओ, उन प्रश्नों को मत किया कर जो तुम्हारे काम के नहीं है, कि इसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, इस बात से ये पेपर में आएगा है? थोड़ा बहुत अपना ये बुद्धि का लेवल भी ठीक होना चाहिए तुम्हारा। कैसा क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं? ठीक है ना? तो किसी के पर्सनल जीवन पर आधारित प्रश्न क्यों पूछने? वो प्रश्न पूछो जो आपके एग्जाम के लायक है। अब तुम फालतू की बात पूछोगे बेटा, तो मैं उसके आंसर तो नहीं करूंगा ना। तो बात क्लियर है? आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, तो अगर जीएसटी की बात करूं मेरे दोस्त, तो जीएसटी जो है वस्तु और सेवा कर कैसा है? एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि कई सारे अप्रत्यक्ष करों को हटाया है इसने। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट के साथ साथ बच्चे ये इंटीग्रेटेड टैक्स है। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि इसे कह सकते हो आप, ये इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष के साथ साथ मेरे दोस्त कैसा है? ये बच्चे इंटीग्रेटेड मतलब प्रगति, सॉरी, एकीकृत टैक्स है। एकीकृत, एकीकृत कर है, एकीकृत कर है, यानी कि एक कर दिया गया है कई सारे टैक्सों को। जब से जीएसटी लगा है बेटा, जीएसटी के लगने के बाद कितने टैक्स समाप्त हुए हैं? तो जीएसटी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने आपके 17 कर, 17 टैक्स को तथा
23 अधिभार, सेंसस बोलते हैं सेंसस, ठीक है ना भाई। तो आपका 23 अधिभार को समाप्त कर दिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी के आने के बाद कितने टैक्स समाप्त हो गए हैं, तो ध्यान रखना है बच्चे, यानी कि ये 17 टैक्स खत्म हुए और 23 अधिभार। अधिभार का मतलब होता है बेटा जो टैक्स के भी ऊपर टैक्स लगता है उसे अधिभार कहा जाता है, ठीक है ना भाई। चलो भाई, बिल्कुल बेटा, जीएसटी की नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें समझो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये गंतव्य आधारित कर है। गंतव्य का मतलब उत्पादन पे नहीं लगेगा, और बेटा यहां मैं बात करूं प्रवेश बिंदु पर नहीं लगेगा, कहीं कोई चीज जा रही है जो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, ये कहां लगेगा, फाइनल प्रोडक्ट पे लगेगा, ठीक है ना भाई, अंत में जाके लगेगा जहां कंज्यूमर चीजों को खरीदता है। आप साबुन खरीद रहे हो तो आप टैक्स पे कर रहे हो लास्ट में, बीच में जितने भी कर लग रहे थे वो सभी खत्म कर दिए, ठीक है ना। तो केवल एक टैक्स देना पड़ेगा कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बेटा, और वो कौन सा होगा, जीएसटी होगा। बात समझ में आई। तो ये कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि अंत में लगता है, गंतव्य आधारित कर है। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, देखो वैट के बारे में जितनी चीजें जरूरी थी मैंने आपको बता दी हैं कि वैट को वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे, ये 2005 में आया था, और बच्चे ये राज्य सरकारें वैट लगाती थी। जीएसटी के आने के बाद वैट खत्म हो गया है, और जो चीजें खत्म हो गई उनका क्या करना है, वहां से पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। बेटा बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, जितना आपके सिलेबस में है आपके लिए जरूरी है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। अब तुम यहां यूपीएससी खोल के बैठ जाओ बेटा तो वो पॉसिबल नहीं है। जितनी चीजें आपके एग्जाम के लिए इनफ होंगी मैं उतनी सारी बताऊंगा, ठीक है ना। अब डिटेल में वैट को पढ़ो तो मैं 4 दिन पढ़ाऊं जब भी कम हो जाएगा। वैट बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लायक नहीं है, तो इसलिए जितनी मैं बता रहा हूं उतनी चीजों को पढ़िएगा। तो बच्चे जीएसटी के आने के बाद 17 कर और 23 अधिभार समाप्त हो गए। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, ये कैसा है बच्चे, गंतव्य आधारित कर है। यह है गंतव्य, गंतव्य का मतलब समझते हो ना, गंतव्य, गंतव्य आधारित कर है, गंतव्य आधारित, आधारित कर है, गंतव्य आधारित कर है। गंतव्य आधारित कर है का मतलब होता है, यानी कि बच्चे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब बेटा अंत में जाके लगता है। आप कहते हो ना कि डेस्टिनेशन कहां है तुम्हारा, कहां जा रहे हो, तो लास्ट में पहुंच के लगता है, तो इसे कहा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है इसे। और ध्यान रखना है बच्चे, ये लागू कब हुआ था भारत में, लागू, भारत में लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 में। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1 जुलाई 2017 में भारत में से लागू किया गया। इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, मसौदा, ठीक है ना भाई, तो आपसे पूछेगा कि भैया जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति कौन सी थी। जीएसटी का, जीएसटी कर का, जीएसटी कर का ड्राफ्ट किस समिति ने तैयार किया था, ड्राफ्ट, ठीक है ना भाई, ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति, ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति कौन सी थी, जल्दी से बताओ। करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। समिति के अध्यक्ष, जल्दी से कमेंट करके बताना है जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था। चलो भाई, बिल्कुल 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं जीएसटी में नुकसान आम आदमी का, बेटा आम आदमी को फायदा हुआ है, क्योंकि अब तुम्हें पहले भी सारे टैक्स बेटा तुम पे ही आके पड़ते थे। उत्पादन बिंदु पर लग रहा है वो टैक्स देना आपको ही था लास्ट में, फाइनल में। तो अब भी जीएसटी, बस जीएसटी ने क्या किया है, जो अलग अलग कई प्रकार के कर आप पर लगते थे उन्हें एक कर दिया है, और जब एक हो गए तो बेटा टैक्स की दरों में भी कमी आई है। बात क्लियर हो रही है बेटा। अगर पीडीएफ नहीं आई है मैं चेक करा लूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो आप। टैक्स देने से क्या लाभ मिलता है, प्रिया शेखावत। बेटा एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था,
बेटा टैक्स देने का लाभ ये मिलता है कि सरकार जो गरीब आदमियों के लिए जो योजना चला रही है, सरकार रोड बनवा रही है, सरकार रक्षा उपकरण खरीद रही है देश के लिए, कि आईएनएस विक्रांत आ गया, हेलीकॉप्टर आ गए, राफेल विमान आ गए, ठीक है ना। आपके लिए सरकारी हॉस्पिटल बने हुए हैं स्वास्थ्य के लिए, देखभाल के लिए, आपके कोरोना की वैक्सीन लगवा रही है सरकार। क्या कर रही है बेटा, दुनिया भर की योजनाएं चला रही हैं। ये किससे, सरकार के पास क्या है बेटा, सरकार तुम्हारे पैसे से ही तो कर रही है ये। तो टैक्स का लाभ क्या है, टैक्स का लाभ है कि सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, पैसे से चलेगा। पैसा कहां से आएगा सरकार के पास, तो सरकार के पास पैसा आएगा बेटा जनता पर टैक्स लगाकर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो ये थोड़ी सी चीजें समझिएगा। टैक्स देने के ये लाभ होते हैं कि ये देश चलता है, देश की अर्थव्यवस्था चलती है टैक्स से, नहीं तो देश ही, मतलब जो इतनी सारी सेना लगी हुई है बेटा, उसकी तनख्वाह कहां से, मोदी जी अपने घर नोट छाप दें हैं। बहुत बढ़िया, सौरभ सैनी का आंसर आया है। चलो भाई, तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे, तो ऐसी बात भीगी बिल्ली वाली बात मत किया करो, ठीक है ना। इतने तो आप जागरूक हो ही तुम कि भैया टैक्स दे रहे हैं तो भैया सरकार कैसे चल रही है, टैक्स से ही तो चल रही है बेटा। कौन थे, असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास, ये वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, ठीक है ना भाई। असीम दास गुप्ता इस समिति के बेटा अध्यक्ष रहे हैं, असीम दास गुप्ता। और अगर आपसे पूछे कि जीएसटी की सिफारिश किसने की थी, अनुशंसा, जीएसटी की सिफारिश करने वाली समिति कौन थी, जीएसटी की सिफारिश, सिफारिश करने वाली समिति, सिफारिश करने वाली, जीएसटी की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी मेरे दोस्त, तो आंसर क्या आएगा आपका, तो आंसर क्या आएगा बताओ। असीम दास गुप्ता तो बेटा ड्राफ्ट तैयार वाली कमेटी के अध्यक्ष थे। ये अनुशंसा वाली समिति कौन सी थी, विजय केलकर समिति, ध्यान रखना है बेटा, विजय केलकर, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बेटा, ठीक है ना, इसे लागू किया गया था, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, और क्या क्या खास बात है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, पहला देश, प्रथम देश कौन सा था जिसने जीएसटी लागू किया, प्रथम देश बेटा, तो प्रथम देश था बेटा फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ 1954 में, 1954 में। अगर मैं बात करूं बच्चे हमारा जीएसटी मॉडल, हमारा जीएसटी मॉडल या भारत का जीएसटी मॉडल, हमारे जो जीएसटी टैक्स का मॉडल है, भारत का जीएसटी मॉडल, ठीक है ना भाई। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है, भारत का जीएसटी मॉडल बेटा कनाडा जैसा है, कनाडा, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना भाई। अगर कनाडा के मॉडल पर आधारित है तो कैसा है, कनाडा में भी डबल टैक्सेशन सिस्टम है, दोहरी कर प्रणाली, और भारत में भी दोहरी कर प्रणाली है। दोहरी कर प्रणाली क्या है, डबल टैक्सेशन सिस्टम, दोहरी कर प्रणाली। अब ये क्या होता है देखो भाई, दोहरी कर प्रणाली का मतलब है कि बेटा यहां पर कनाडा में भी क्या होता है कि जो जीएसटी लगता है ना कनाडा में, जीएसटी, भारत कैसा है बच्चे, संघीय है, और कनाडा भी संघीय है। तो इसका मतलब क्या है, कनाडा के अंदर जो जीएसटी लगता है वहां सेंटर और स्टेट, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स का विभाजन होता है, तो ये होती है दोहरी कर प्रणाली। ऐसे ही जब भारत में जीएसटी लगता है बेटा, तो भारत में भी जीएसटी जो है बच्चे वो केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित होता है, दोनों में डिवाइड होता है। बात क्लियर है। चलो, मिथिलेश कह रहे हैं कि भैया सर आशीर्वाद दो कि मैं भी इनकम करके देने लायक हो जाऊं। ठीक है भाई, आप भी कर देने लायक हो जाओगे, अगर नौकरी लग जाएगी बेटा तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाएगी, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन बेटा नौकरी लगने के बाद भी टैक्स स्लैब में पहुंचने के लिए ठीक ठाक नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 30,000 सैलरी है किसी गवर्नमेंट जॉब में तो 12×3=36, 3,60,000 रुपए बनते हैं, ठीक है ना। अगर 40,000 सैलरी है तो 12×4=48, 4,80,000 रुपए बनते हैं।
और बच्चे अगर आपकी 40,000 से ज्यादा सैलरी होगी तब आप टैक्स स्लैब में आओगे। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर और भी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी होते हैं जिनकी तनख्वाह 5 लाख से ज्यादा होती है, उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स तब देना पड़ेगा। वस्तु और सेवाओं पे लगता है जीएसटी, वो तो आप रोजाना पे करते हो, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जब भी आप खरीदते हो तो आपको देना पड़ता है। ठीक है ना भाई। चलो भाई बेटा, वेट 2005 में ही आया था। आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा, अगर आपने पढ़ा है कहीं तो हो सकता है आपको गलत इंफॉर्मेशन होगी। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य, करने वाला प्रथम राज्य, पहला राज्य, प्रथम राज्य कौन सा था? तो भैया पहला राज्य था बेटा असम। असम, असम ने कब लागू किया था बच्चे? 12 अगस्त 2016 में। अब आप एक बात कहोगे यहां पर मुझसे कि गुरुजी भारत में तो लागू हुआ था जीएसटी 1 जुलाई 2017 में, असम ने लागू कर दिया 12 अगस्त 2016 में, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त यहां राज्य में लागू होने का अर्थ यह है, देखो कुछ कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं भैया, कोई भी अगर मतलब बदलाव करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। कर नीति में बदलाव किया है, जीएसटी लेके आए हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ा। अब कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिससे हमारे संविधान का स्ट्रक्चर प्रभावित होता है। स्ट्रक्चर का मतलब उसकी संरचना में बदलाव आता है। तो ऐसे संविधान संशोधनों को आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा से भी पास कराना पड़ता है। यानी कि केंद्र में तो संसद से पास हो गई, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा वहां से तो पास हो गई, राज्यों की विधानसभा, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से भी पास होना जरूरी है। ऐसे विधेयक जो संविधान के स्ट्रक्चर में परिवर्तन लेके आते हैं। तो कहने का मतलब ये जो डेट है ना 12 अगस्त 2016, इस डेट में असम राज्य ने अपनी विधानसभा से जीएसटी को पास कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि असम बेटा पहला राज्य होगा। बात क्लियर है। और अगर मैं बात करूं सेकंड राज्य कौन सा है बेटा, तो एक एग्जाम में सेकंड भी पूछ लिया गया है, ठीक है ना। राज्य ही पूछेगा, ईयर वियर डेट वेट ना पूछता है, तो इन्हें ज्यादा याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार था दूसरा, ठीक है ना। और लास्ट का राज्य कौन सा है बेटा, अंतिम राज्य जीएसटी लागू करने वाला, लास्ट बेटा अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर, JNK। बात क्लियर है। चलो भाई, मेरे पापा 15% इनकम देते हैं। बेटा तुम्हारी जुबान ही चलती है, तुम पढ़ते पढ़ाते तो कुछ हो नहीं, कमेंटों में ही लगे रहो पूरे दिन, पता ना क्या करके मानोगे, ठीक है ना। फिर कहो गुरुजी प्रश्न नहीं आया। बेटा प्रश्न समझ में तभी आएगा जब तुम पढ़ोगे चीजों को, ठीक है ना भाई। आगे बात करें बच्चे आपसे, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल लाया गया था? बेटा बिल तो दुनिया भर के आते हैं, लेकिन सभी बिल पास नहीं होते। जब कोई बिल, बिल का मतलब विधेयक, जब कोई बिल संसद से पास हो जाएगा, पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, तब वो बच्चे एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो बिल तो संसद में बहुत सारे आते हैं, क्या वो सभी बिल कानून बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां पर, तो ध्यान रखना है बेटा, जो बिल आया था, ठीक है ना भाई, जीएसटी के लिए कौन सा बिल प्रस्तुत किया गया? 122वां बिल था। जीएसटी के लिए 122वां बिल प्रस्तुत किया गया था, विधेयक प्रस्तुत किया गया था। विधेयक बोलते हैं बिल को, विधेयक यानी कि बेटा बिल प्रस्तुत किया गया था संसद के समक्ष। बेटा ये पास हो गया। जब ये पास हो गया तो इसके लिए संविधान में संशोधन भी हुआ। तो जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जगह बनाई जीएसटी ने? तो ध्यान रखना है बेटा, जीएसटी के लिए संविधान में 101वां संशोधन हुआ था, ठीक है ना भाई। संविधान में 101वां संशोधन किया गया था, संशोधन किया गया था। यह बात आपको अपनी बुद्धि में सेट कर लेनी है। बात क्लियर है। चलो भाई, बिल 122वां और बच्चे जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन,
ठीक है ना भाई। मिलेंगे कल की क्लास में, थोड़ी बहुत बातें और बची हुई हैं जीएसटी से रिलेटेड। और बेटा कल आपकी क्लास नहीं है, क्योंकि कल मैराथन क्लास है। जिन बच्चों को पैट के लिए रिवीजन करना हो, सुबह 10 बजे रोजगार विद अंकित मैन चैनल पे मैराथन क्लास होगी, और कल की क्लास में बाकी की चीजों को वहां आप एक बार इकोनॉमिक्स का अच्छा रिवीजन कर सकते हो, तो आप उस क्लास को देख सकते हो। तो पूरी इकोनॉमी रिवाइज करनी हो आपको तो वहां आ सकते हो आप, ठीक है ना बच्चे। मिलेंगे मतलब आगे मंडे वाली क्लास में।